टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उससे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं बेटा, AITS 180 जो है आप ले सकते हैं और मात्र 1199 मतलब 1200 रुपए में आपके घर पे मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन देना चाहे तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जो कि 699 रुपए में है। ठीक है, आप vedantu.com पे जाकर के और इसको परचेज कर सकते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब के ऊपर ही। चलो आज जो बेटा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो ये 4 टॉपिक हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टीज से, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। कुछ गिनी चुनी प्रॉपर्टीज है जिनको हमें याद रखना होता है और उन्हीं से बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो सबसे ज्यादा चांस होता है, देखो एक क्वेश्चन तो लीस्ट है, आना ही आना है, बल्कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं और छोटा सा चैप्टर है, उसमें ऐसे समझ लो कि ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो जाएगा जो मैं आज ये बताने वाला हूं इसमें। ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज और डिस्प्लेसमेंट करंट, इन दोनों से एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं, मिनिमम की बात हो रही है। दूसरा, वेव ऑप्टिक्स में मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं कि क्वेश्चन आता है YDSC से, और YDSC में भी एक फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का, उससे पूरा का पूरा YDSC क्लियर हो जाता है। कैसे होता है उस एक फॉर्मूले से, कैसे हमें सारी चीजें ध्यान हो जाएंगी, वो हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको YDSC का कंसेप्ट बताने के साथ साथ बताऊंगा कि इस फॉर्मूले से कैसे यूज करके हर वैरायटी के क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं, मात्र फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट बताऊंगा। ठीक है सर, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? देखो बेटा, सच्चाई बात है कि मैं 0 से नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा, हाँ, लेकिन जो प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव, ये जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा ये प्रॉपर पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट 0 से नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा। 0 से पढ़ाऊंगा, बहुत जल्द पढ़ाएंगे और पूरा ही सिलेबस पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से हम पूरे साल भर पढ़ते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस बैठे थे, आज ही हम जगे हैं कि हम नीट की तैयारी करेंगे। यदि ऐसा है तो फिर थोड़े दिन और सो लो, क्योंकि उसके बाद हम प्रॉपर 0 से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने साल भर कहीं ना कहीं पढ़ा है, कुछ ना कुछ पढ़ा है, चाहे क्लास 11 12 पढ़ा हो, बोर्ड ही पढ़ा हो सही, लेकिन पढ़ा है, तो उसको नीट के एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट पोर्शन करवा दिया जाए जिससे मोस्ट ऑफ द चांस होता है क्वेश्चन आने का। तो ये वो वाली सीरीज है बेटा, 7 दिन का चैलेंज लिया था जिसमें क्लास 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को करवाने के लिए मैंने बोला था। ठीक है, तो उसका आज डे 5 है। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसकी प्रॉपर्टीज की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक से बेटा, जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक टॉपिक की लिस्ट दी थी। वो जो टॉपिक की लिस्ट दी थी ना, मैंने पूरा 11 12 की थी, उससे मेरा आइडिया है कि वो फिक्स गिने चुने टॉपिक्स हैं, उनसे लगभग 125 मार्क्स 130 मार्क्स के लगभग का कंटेंट वहां है। 120 से 130 मार्क्स मान के चलो, जो फिक्स है कि इन्हीं टॉपिक से पिछले हर साल पूछा जा रहा है और इस बार भी आएंगे। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से कितने मार्क्स आएंगे, तो वो मैं बता रहा हूं कि 120 से 130 के बीच में मार्क्स जो है इन टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं हर साल, ऑन एन एवरेज बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ, जिसमें से हम क्लास 12, उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो क्लास 12 के थे, और वो क्लास 12 वाले टॉपिक मैंने यहां करवाए हैं। ओके, 11th क्लास में क्या है कि पूरा बटा हुआ है मामला। 11th क्लास के एनालिसिस से मुझे कुछ ज्यादा टॉपिक्स नहीं मिले, कुछ गिने चुने ही टॉपिक्स मेरे को 11th क्लास के मिले जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो है बट के आते हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। ठीक है ना, तो पूरा एक कॉन्क्रीट नहीं आया, लेकिन क्लास 12 के जो टॉपिक्स हैं वहां से कॉन्क्रीट रिजल्ट सामने आया कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो मैंने 7 दिन में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं बेटा, आ जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? एक ट्रांसवर्स वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं? ओसिलेट करती हैं।
यदि मान लो इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा रे, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। तो रेडिएशंस सब, यदि वेव इधर जा रही है तो इसके लिए इधर जाती हुई वेव में इस लाइन के, इस प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट करती हैं। उनके ओसिलेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन में ओसिलेट करेंगी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के ओसिलेशन ऐसे बोले हैं, ऐसे वेव है, ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशन इस तरीके से होंगे, ठीक है। और इन दोनों के ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक में मैग्नेटिक फील्ड, और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके की होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो ओसिलेशन है, यहां यदि मैं बात करूं तो उसकी एक पीक वैल्यू होती है ई नोट, और साइनोसोडियल फंक्शन होता है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड जे में है तो जे कैप। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का जो ओसिलेशन है बी वेक्टर, ये कुछ लिखा जाता है बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यह आएगा के कैप। यहां बेटा माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, डिपेंड करता है वेव किधर जा रही है, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन होती है। यहां नोट करने की बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है ही है, साथ ही साथ सेम फेज में होती हैं, इन फेज होती हैं। जितना फेज एंगल इसका है उतना इसका है। तो ये देखो छोटी छोटी बातें हैं जो नोट करके मैं यहां लिख रहा हूं, इन्हीं पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में होती हैं। ई वेक्टर एंड बी वेक्टर will always be in same phase। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ both will be maximum together, दोनों जो है एक साथ मैक्सिमम होंगे और एक साथ जीरो होंगे, एक साथ निगेटिव मैक्सिमम होंगे, बिल्कुल एकदम आइडेंटिकली, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होंगे, दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे तो दोनों एक साथ जीरो होंगे, तो दोनों एक साथ निगेटिव मैक्सिमम होंगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड will always be mutually perpendicular होंगे हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, ई वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, वो हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। किसी भी क्वेश्चन में यदि तुम्हें पूछा है कि बताओ इनमें से कौन सा पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है, तो ऐसी डायरेक्शन होगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ई और बी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ई यदि जे में है तो बी के में होगा या आई में होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। क्लियर बात है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन मतलब चलना, प्रोपोगेशन ऑफ वेव मतलब वेव जिधर चलेगी वो डायरेक्शन, विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगी वेव, जो है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। ई क्रॉस बी एक क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं बेटा। तो क्या करना है? ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, राइट हैंड को पहले वेक्टर की डायरेक्शन में फैलाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में राइट हैंड रखो, ठीक है। और बी वेक्टर की तरफ, दूसरे की तरफ घुमाओ,
या फिर सिंपल दिमाग में रखो, ई से बी की तरफ घुमाना है हाथ को, ई से फिंगर्स को ई से बी की तरफ कर्ल करना है, ई से बी की तरफ कर्ल करना है, तो जो थंब आएगा वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बताएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन को बताएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो ये भी बहुत काम का प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना चाहिए। ओके, थोड़ा सा इसके इक्वेशन को और एनालाइज करते हैं। बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है ये है ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा टी यहां प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है इंटू के एक्स, और ये जे कैप। तो ध्यान से देखना, यहां पर ये जो कंप्लीट चीज लिखी हुई है ये लिखा हुआ है फेज एंगल, फेज एंगल, फेज एंगल। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है दिस इज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू। और ये है इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा हुआ है? ये इंस्टंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ऐसा होती है, एक वेव के फंक्शन में होती है, और ये पीक वैल्यू है। ये पूरा का पूरा अंदर जो साइन के अंदर जो लिखा हुआ एंगल के टर्म्स में वो फेज एंगल कहलाता है। अब सुनो ध्यान से बेटा, यहां जो ये x का कोफिशिएंट है, ये x मतलब k का जो कोफिशिएंट है x, ये x बताता है कि वेव किस लाइन के अलोंग मूव कर रही है। लाइन अलोंग विच वेव इज प्रोपोगेटिंग, वेव इज प्रोपोगेटिंग मतलब बेटा ट्रेवल करना, चलना। मतलब यहां x है इक्वेशन में, तो लाइन x एक्सिस के अलोंग चलेगी, y है तो y एक्सिस के अलोंग चलेगी, z है तो z एक्सिस के अलोंग चलेगी। मतलब यहां कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यहां x हो हमेशा। ओमेगा टी प्लस के वाई भी हो सकता है, के जेड भी हो सकता है। इवन बहुत डेप्थ में जाऊं तो यहां आई कैप प्लस जे कैप मतलब x प्लस वाई कुछ ऐसा भी हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर लाइन जो कि ना x में ना y में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, पर हमारे लिए तो ऐसा समझो या x होगा या y होगा या z होगा। ओके, अब इसके दो केस बनेंगे, एक बनेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। यदि माइनस के एक्स है तो इसका मतलब होता है ट्रेवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रही है। यदि यहां माइनस साइन है तो ये प्लस डायरेक्शन में मूव करती है, प्लस डायरेक्शन में मूव करती है। और यदि यहां प्लस है, यदि यहां प्लस है ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो इसका मतलब है वेव ट्रेवल करेगी, ट्रेवलिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। जरूरी नहीं है एक्स हो, जैसे ओमेगा टी माइनस के वाई है तो माइनस बताता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और वाई एक्सिस के अलोंग, तो यह आएगा ट्रेवलिंग इन प्लस वाई डायरेक्शन, प्लस वाई डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। यहां जेड भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात चमक रही है? क्या ये बात चमक रही है? प्लस जब भी आएगा दोनों के बीच में, इसका मतलब दोनों के कोफिशिएंट जब पॉजिटिव के होंगे, ऐसे समझो दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव या दोनों के कोफिशिएंट निगेटिव, दोनों एक ही बात है, उस सिचुएशन में वेव निगेटिव डायरेक्शन में चलेगी। और यदि दोनों के बीच में अपोजिट साइन है, मतलब एक प्लस एक माइनस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी। क्या ये बात चमक रही है? क्या ये बात चमक रही है? यदि मैं बात करूं स्पीड ऑफ वेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से एक्चुअल में कई टाइप के फॉर्मूले निकलते हैं। स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव, इसको स्पीड ऑफ लाइट भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट, या मैं कहूं लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट मतलब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। इसकी जो स्पीड है, यदि मैं इक्वेशन दे रखा है तो इक्वेशन से स्पीड निकालने का तरीका होता है निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। किसी भी वेव की इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का निगेटिव। इसको तो प्रॉपर सोल्व करोगे तो माइनस टी का कोफिशिएंट बेटा ओमेगा और x का कोफिशिएंट यहां प्लस माइनस का। तो मैं स्पीड की यदि बात करूं, मैग्नीट्यूड की यदि मैं बात करूं, तो माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन तो मैं देख चुका हूं किधर चल रही है। तो मैं एक काम करता हूं, मैग्नीट्यूड बात कर लेता हूं, तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा बाई के। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी ओमेगा बाई के। स्पीड क्या आ जाएगी? ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है बेटा 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, और के होता है बेटा 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां से 2 पाई कट जाएगा, ये आएगा एफ लैम्डा। याद रखना जो टी का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है। टी का कोफिशिएंट ओमेगा, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, जहां एफ होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी या सिंपल फ्रीक्वेंसी। दूसरा है एक्स का कोफिशिएंट, जो एक्स के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा यहां होती है वेवलेंथ, लैम्डा यहां होती है वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो स्पीड ऑफ वेव, यहां स्पीड ऑफ वेव बहुत काम का फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ वेव बहुत काम का फॉर्मूला है टी का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, टी का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है भाई। क्लियर? क्लियर है ये सब? ओके ओके, ये 2 पाई बाय लैम्डा आ गया। इसके बाद देखो स्पीड में एक फॉर्मूला और भी होता है, स्पीड ऑफ वेव इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड ऑफ वेव इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला। आ जाओ देखो, यहां स्पीड ऑफ वेव को लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू। इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू। ये सारे ही स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्मूले हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले, कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हो। ई बाई बी इंस्टेंटेनियस के टर्म्स में, ई नोट बाई बी नोट पीक के टर्म्स में, आरएमएस के टर्म्स में। लेकिन ध्यान रखना जो ये वैसा ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ये है पीक वैल्यूज, पीक वैल्यूज। और ये है आरएमएस वैल्यूज। किसी के टर्म्स में भी रेशियो लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो है वो स्पीड ऑफ वेव बताएगा। जो स्पीड ये है ना वो ही स्पीड ये है, लेकिन वो इक्वेशन के टर्म्स में है, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज के टर्म्स में यहां स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड ऑफ वेव का एक फॉर्मूला होता है इन वैक्यूम, इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस स्पीड ऑफ वेव जो आता है उसको हम c से लिखते हैं, जो कि होता है 1/√/μ0 ε0। ये भी एक स्पीड ऑफ लाइट का ही फॉर्मूला है, 1/√/μ0 ε0। बहुत काम का फॉर्मूला है, सीधा डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो यह है 1/√/μ0 ε0। ये फ्री स्पेस में है। यदि किसी मीडियम में बात करूं, इन एनी मीडियम, यदि किसी मीडियम में बात करूं
तो मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ वेव है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है 1/√ओवर म्यू अपसाइलन। म्यू नोट नहीं है, म्यू अपसाइलन। म्यू है मीडियम की परमिएबिलिटी और अपसाइलन है मीडियम की परमिटिविटी। म्यू है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और अपसाइलन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम की परमिटिविटी है। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं C/√ओवर म्यू नोट अपसाइलन नोट। ये होता है म्यू होता है म्यू नोट म्यू आर, अपसाइलन होता है अपसाइलन नोट अपसाइलन आर। तो वहां से ये फॉर्मूला आता है C/√ओवर म्यू नोट अपसाइलन नोट। तो ये कुछ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मूले हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें और बता देता हूं प्रॉपर्टीज में। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो एनर्जी जो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइडेड होती है। एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइडेड होती है। और एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला आता है। एवरेज टोटल एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? टोटल एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू, ये आता है ½ E नोट स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ½ E स्क्वायर। लेकिन ये एवरेज वैल्यू है और E नोट पीक वैल्यू है। दिस इज एवरेज और E नोट है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टोटल है। टोटल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मिला के जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है वो ये है। आधा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और आधा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों में इक्वली डिवाइड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में आधा, मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब 1/4 E नोट स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी ये एनर्जी और 1/4 E नोट स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड में होगी। टोटल होती है ½ E नोट स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में गिनी चुनी ही बातें हैं और देखो इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको PYQ करवाता हूं, देखना आप, यही बातें पूछी हुई हैं। जैसे ये देखो, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस। देखो फ्री स्पेस में चल रही है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट होगी 3 × 10⁸ वाली। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस है। ठीक है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? लो भाई, हमें स्पीड दे रखी है तो ये किसके बराबर होगी तुम ही बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड के पीक वैल्यू अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू। हमें ये 48 क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट विद दिस एंड एम्पलीट्यूड, देखो एम्पलीट्यूड E नोट दे रखा है। पूछा क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, B नोट पूछा है। ले भाई, इससे आसान क्या होगा? B नोट आएगा E नोट बाई C, बस हो गया सोल्व। E नोट दे रखा है 48, C दे रखा है 3 × 10⁸8, तो 3 16 3 48, 16 × 10⁻⁻8 टेस्ला आंसर आ गया। तो एक पॉइंट, यदि इसको प्रॉपर लिखोगे तो बेटा 16 बड़ा है, नंबर छोटा करोगे तो पावर बड़ी होगी, लेकिन ये माइनस में पावर है, ये -8 है तो बड़ी पावर -7 होगी, 10⁻⁻7 टेस्ला। यहां पावर में गड़बड़ करता है बच्चा भाई। देखो 10⁻⁻7, 16 होता तब तो -8 वाला करता, लेकिन यहां 1.6 के टर्म्स में है। अब ऑप्शन आता है कि -9 करूं या -7। -9 तो और छोटा हो जाएगा ये पावर। यदि इस नंबर को छोटा कर रहे हो तो पावर बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाने का मतलब है 10⁻⁻7, -8 से बड़ा है -7। ठीक है, तो आंसर आएगा डी। आंसर आएगा डी। देखो देखो देखो,
तो क्वेश्चन कुछ नहीं, बस सीधा इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। आगे तो ये थोड़ी सी बस मैथ्स है, इसको पावर को सोल्व करना और कुछ नहीं है। क्लियर बात भाई? और देखो 2022 में, ये तो 2023 का क्वेश्चन है, 2022 का देखो। 22 में देखो क्या पूछा है। When a light propagate through a materialistic medium of relative permittivity epsilon r and permeability mu r, the velocity of light, ले भाई अभी बताया फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है मीडियम के अंदर c अपॉन रूट ओवर एप्सिलॉन आर म्यू आर, एप्सिलॉन आर म्यू आर, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला c अपॉन रूट ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर, सॉरी यहां म्यू आर एप्सिलॉन आर आएगा, मैं थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया, c तो म्यू नोट तो उसमें आ जाएगा, ऐसे है। ये जो फॉर्मूला है 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नोट म्यू आर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर होगा, जिसमें से 1 अपॉन रूट ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट को लिख दूंगा c, तो ये आ जाएगा c अपॉन, सही कर लेना, चलो सही रहा, ध्यान आ गया, c अपॉन रूट ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये आएगा c अपॉन रूट ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है ना। म्यू नोट एप्सिलॉन नोट तो c में चला गया और बाकी म्यू आर एप्सिलॉन आर यहां बच गया, ठीक है, सही कर लेना इसे भाई। तो ये आएगा c अपॉन रूट ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये देखो, 2021 में क्या क्वेश्चन पूछा, हर साल पूछा जा रहा है, देखो। फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, कोई एक वेव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है साहब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसने बोला कि यदि वेव एक्स में चल रही है तो इनमें से कौन सा पॉसिबल डायरेक्शन, देखो उसने वर्ड यूज किया पॉसिबल, मतलब हम ऐसा नहीं फिक्स कर सकते कि एक्स में जाने के लिए सिर्फ वाई और जेड में ही ऑसिलेशन हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन में आना चाहिए, तब जाकर के हम कहेंगे कि हाँ ये वेव जो है ये वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो इसने पॉसिबल डायरेक्शन पूछा, तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए ही होंगे, और इसको चेक करने का तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट जीरो आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में जीरो बैठ रहा है पहले वो सेलेक्ट कर लो, ऑप्शन ए को सेलेक्ट करो, ऑप्शन ए। ए में देखो डॉट करोगे -1 +1 और +1 -1 बिल्कुल जीरो बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। बी ऑप्शन देखो 1 -1 तो -1 आएगा, 1 को -1 से तो -1, ये -2, ये तो नहीं बैठेगा। ऑप्शन सी को देखो -1 तो +1 आएगा, +1 तो +1 आएगा, ये भी जीरो नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको करके देख लो डी को, 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, ये भी जीरो नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन है जो सही बैठ रहा है जिसमें ई और बी परपेंडिकुलर है, आंसर हो गया, आंसर हो गया, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जो मैंने प्रॉपर्टी बताई इसमें सबसे ज्यादा स्पीड निकालना, स्पीड ऑफ वेव ई नोट बाई बी नोट, ई बाई बी, ई आर एम एस बाई बी आर एम एस, या फिर 1 अपॉन रूट ओवर म्यू इंटू एप्सिलॉन, जिसको हम सी बाई म्यू आर एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं। ये फॉर्मूला, स्पीड वाला फॉर्मूला बड़ा काम का है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमेशा ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में आएगी। ई और बी का क्रॉस करो, उधर की तरफ मैग्नेटिक जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोपोगेट कर रही होती है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन ये और देखो, 2020 का देखो, बोला है कि एक मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो दे रखी है, तो वेवलेंथ क्या होगी। लो भाई, ये तो एक सिंपल वेव का क्वेश्चन है बेटा। वेवलेंथ के लिए हमें के निकालना होगा, के, और के होता है एक्स का कोफिशिएंट। जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है यहां लिखा जाता है के एक्स, मतलब एक्स का कोफिशिएंट के होता है। तो के की वैल्यू यहां है पाई इंटू 10⁻³ और के होता है बेटा 2 पाई बाई लैम्डा, और ये हो गया पाई इंटू 10⁻³। तो पाई पाई तो कट गया, लैम्डा कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ ये लो मीटर, 2 इंटू 10⁻³ मीटर, आंसर आ गया।
आंसर आ गया। देखो देखो देखो, सिंपल, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देता तो भी एग्जैक्ट यही होता, एक्स के कोफिशिएंट को देखते। यदि फ्रीक्वेंसी पूछता, यदि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछता तो मैं टी के कोफिशिएंट को देखता, वो ओमेगा होता, और ओमेगा को लिखता 2πf, ओमेगा को लिखता 2πf। यदि वो स्पीड पूछता तो मैं टी के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देता, मतलब ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के वो स्पीड हो जाती। मतलब यहां से इस वेव की इक्वेशन से सारी चीजें हम बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, स्पीड क्या होगी, किधर चल रही होगी, हर एक चीज बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बातें। दूसरी बातें हम करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। इस चैप्टर में दो ही चीजें हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट से कभी कभी क्वेश्चन आता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हर साल आता है, मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं कि ईएम वेव से आए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आए, लेकिन इसका क्वेश्चन कभी कभी डिस्प्लेसमेंट करंट से भी आ जाता है। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट में सिर्फ एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है, ऐसे समझो, ये होता है आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये तो एक फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। क्या है इसमें टर्म्स मैं बताऊंगा अभी। बेटा ये जो डी फाई ई बाई डी टी है, फाई ई दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या चीज, क्या ये करंट है? बेटा ये करंट नहीं है, कुछ करंट जैसी चीज है। इसका यूनिट करंट जैसा आता है, इसकी वैल्यू करंट के बराबर आती है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली करंट। ये वो करंट नहीं है जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के कारण होता है। चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करता है तो उससे करंट आता है, वो तो समझ में आता है कि एक वायर है, उसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं जिसके चलते उसमें करंट आ रहा है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। नॉर्मली उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअल में क्या होता है, मान लो ये स्पेस है, ये एक रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया हुआ है। ये हमारा एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है इधर की तरफ, ऐसा रीजन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर लगा हुआ है ई, और ई जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ई जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है। ई है फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ बदल रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। ध्यान से समझना, एयर है, बिल्कुल फ्री स्पेस है, कोई मीडियम है, कुछ भी हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है। यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो उस रीजन के अंदर एक करंट जैसी क्वांटिटी निकल के आती है जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया है। ठीक है ना, यहां कोई चार्ज फ्लो नहीं करता है, कुछ नहीं, चार्ज वार्ज कुछ फ्लो नहीं करता, कोई कंडक्टिंग वायर नहीं है, बस एक स्पेस है, जैसे कैपेसिटर के अंदर होता है। ऐसा कैपेसिटर के अंदर होता है। कैपेसिटर की दो प्लेट होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया था, दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। इसके बीच में जब चार्ज होता है कैपेसिटर तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। यदि मैं इस कैपेसिटर की प्लेट का चार्ज चेंज करूं, यदि मैं इस कैपेसिटर की प्लेट का चार्ज चेंज करूं तो उस चार्ज के चेंज करने के कारण इन प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी चेंज होती है। तो यहां कुछ करंट जैसी चीज बनती है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, फाई ई बाई डी फाई ई बाई डी टी बताता है कि जब भी किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो वहां पे कुछ करंट जैसा चीज यहां पे बनेगा जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। चलो बात करते हैं इसकी वैल्यू। एक तो वैल्यू इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे सोल्व करके निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो निकल के आएगा, दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर के अंदर।
यदि मैंने यहां क्यू चार्ज दिया, यहां माइनस क्यू चार्ज दिया, कैपेसिटर है ये, क्या है ये, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला भी बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ए ऊपर है ही। तो ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कट जाएगा, ए कांस्टेंट है, कट जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर आ जाएगा, dq बाई डी टी। dq बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, इस चार्ज के बदलने की रेट, जो कैपेसिटर की प्लेट है उस चार्ज को बदलने की रेट, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये एक्चुअल में कंडक्शन करंट के बराबर आता है। कंडक्शन करंट, इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। ये क्या चीज है कंडक्शन करंट, बेटा जो नॉर्मल जो करंट होता है ना एक वायर के अंदर जो फ्लो करता है, वो वाला करंट जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। तो यदि एक कैपेसिटर की प्लेट पे जो करंट आ रहा है वो ही उसके चार्ज को चेंज कर रहा होता है, तो उस करंट की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होती है। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा कंडक्शन करंट के बराबर होगा। मतलब यदि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किसी भी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है जिसका कैपेसिटेंस सी है, तो जो करंट यहां फ्लो कर रहा होगा वो ही करंट यहां फ्लो कर रहा होगा, लेकिन यहां इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे, क्योंकि यहां तो समझ में आता है वायर में चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, लेकिन इस गैप के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यहां तो हवा में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। तो यहां जो करंट है इसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, बोलो 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 भाई, क्लियर है बेटा, चलो ओके। यहां पर लेट्स सपोज इसका कैपेसिटेंस सी है, तो देखो dq बाई डी टी को, अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट को हमारा आया dq बाई डी टी, इसको यदि कैपेसिटेंस के टर्म्स में हम निकालना भी चाहें तो निकाल सकते हैं। d बाई डी टी ऑफ q हो जाएगा c इंटू वी, c इंटू वी, v है पोटेंशियल, q इज इक्वल टू सी वी। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा, c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dv बाई डी टी, ये भी डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है। पर अब इसको अलग अलग याद नहीं करना है, ऐसे समझो कि डिस्प्लेसमेंट करंट सिंपल कंडक्शन करंट होता है और कंडक्शन करंट dq बाई डी टी होता है। तो dq बाई डी टी करो तो q को चाहे तुम cv लिखोगे तो वोल्टेज के टर्म्स में आ जाएगा, q को q रहने दोगे तो dq बाई डी टी रह जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई, बोलो बोलो बोलो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स का बेटा करवा चुका हूं मैं, एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं करवा चुका हूं एनसीईआरटी डीप लाइंस के अंदर। आप देखो एनसीईआरटी डीप लाइंस के अंदर मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन तो नीट के हिसाब से है नहीं, देखो सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो नीट के एग्जाम में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, थोड़ा लेवल डाउन क्वेश्चन, वो मैं करवा चुका हूं एनसीईआरटी डीप लाइंस में, आप उसमें देखो बेटा। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला है उस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखो 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, बोल रहा है एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। याद है मैंने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाया था कल, अल्टरनेटिंग करंट में देखो एक कैपेसिटर को हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखा है, एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखे हैं, याद है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है एक्सी 1 अपॉन ओमेगा सी। जब बोल रहा है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया जाए, जब फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू सी। जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो एक्सी जो है वो बढ़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो यहां जो करंट आता है वो आता है V बाई एक्सी, वोल्टेज अपॉन एक्सी। यदि एक्सी बढ़ेगा तो करंट जो है वो घटेगा, कंडक्शन करंट।
कंडक्शन करंट ही डिस्प्लेसमेंट करंट है, कुछ अलग नहीं है। जो ये करंट है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो इसने बोला कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन सेम, गलत बात, सेम नहीं रहेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस गलत, बढ़ रहा है भाई, डिक्रीज नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेज, नहीं भाई गलत, बढ़ेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट सेम होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेज, ये सही है, ये सही है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट के चलते इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम पे इस क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे क्या? एक एसी का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चांस ही नहीं है कि इसको छोड़ के आएंगे, चांस ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ नहीं है, सिंपल कंडक्शन करंट, जो नॉर्मल करंट है ना वही डिस्प्लेसमेंट करंट है। बस नॉर्मल करंट वायर में फ्लो करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट इन प्लेट के बीच में फ्लो करता है। तो जितना करंट यहां से आएगा इस प्लेट के बीच में टोटल उतना ही करंट एक वर्चुअल करंट जैसी चीज होगी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन ये देखो 2019 में, देखो क्या क्वेश्चन आया। बोला कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड है, इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए वोल्टेज सोर्स उस पोटेंशियल इज चेंजिंग। देखो क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस तो है 20 माइक्रोफैरड और वोल्टेज सोर्स उस पोटेंशियल इज चेंजिंग एट ए रेट ऑफ दिस, मतलब वोल्टेज जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है 3 वोल्ट पर सेकेंड के हिसाब से। द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वुड बी, पहली बात तो सेम होंगे, पहली बात तो सेम होंगे, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट। तो ये गलत, ये गलत, ये दोनों तो गलत हो गए। अब या तो आंसर बी या आंसर डी, मैं देखो कुछ सोल्व नहीं कर रहा हूं, या तो बी या डी। अब मैंने सोचा कि यार एक कैपेसिटर प्लेट पे यदि वोल्टेज चेंज होगा, यदि तुम ही बताओ ये कैपेसिटर है और ये सोर्स वोल्टेज है, यदि मैं वोल्टेज चेंज करूंगा इसके क्रॉस, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी चेंज होगा या नहीं होगा? Q इज इक्वल टू सी बी। यदि वोल्टेज चेंज होगा तो चार्ज चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा तो करंट तो आएगा ही ना, तो जीरो तो नहीं आएगा, मतलब ये भी गलत, तो आंसर बी। तरीके से मैंने कुछ से सोल्व नहीं किया, सिर्फ सोचा कि बराबर होंगे ये दो गलत, जीरो नहीं होगा क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है तो करंट तो आएगा, करंट तो आएगा, हमारा आंसर आ गया। लेकिन यदि मान लो कोई कहे नहीं मेरे को तो प्रॉपर सोल्व करना है साहब, मेरे को तो प्रॉपर सोल्व करके बताओ करंट कितना आएगा, तो मैं कहूंगा करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, और क्यू होता है बेटा सी इंटू वी के बराबर एक कैपेसिटर के लिए, सी तो कांस्टेंट है इंटू डी वी बाई डी टी, तो सी की वैल्यू तो है 20 माइक्रोफैरड और वोल्टेज की रेट ऑफ चेंज है 3, तो आएगा 60 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर, इसको हम बोलेंगे 60 माइक्रो एम्पियर। और ये ही कंडक्शन होगा, ये ही डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। लो आंसर आ गया, लो आंसर आ गया। तो मतलब ओवरऑल स्टोरी यदि मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम पे कभी नहीं डरना है। डिस्प्लेसमेंट करंट बोले पूछे तो भी हमेशा हम जो एक कैपेसिटर की ब्रांच में जो करंट जाता है ना वो करंट की बात करेंगे, जो एक वायर से नॉर्मल करंट होता है ना जो पहले पढ़ते थे वही सेम वही करंट होगा, कुछ अलग नहीं है। जो एसी सर्किट में हमने प्योर कैपेसिटर लगा के वोल्टेज सोर्स से करंट निकालते थे वो ही करंट होगा, कुछ अलग नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? क्या डिस्प्लेसमेंट करंट का फंडा क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अपने को कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है और उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम याद रखना है कि भाई कंडक्शन करंट ही होता है। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है वाईडीएससी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको पूरा यदि मैं डिटेल में पढ़ाऊं तो 2-3 लेक्चर में पढ़ाया जाता है, लेकिन वाईडीएससी को मैं यदि समराइज करूं तो देखो क्या है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें 2 स्लिट ऐसे लिए जाते हैं, 2 स्लिट काटे जाते हैं, मतलब एक बड़ा सा कार्डबोर्ड ऐसे समझो जिसमें बारीक 2 स्लिट काट लिए, ये सामने स्क्रीन है और ये हमारी सेंटर लाइन है, ये हमारी सेंटर लाइन है। ठीक है,
सॉरी, ये स्क्रीन है। ठीक है भाई, ये दो स्लिट्स हैं, इनको बोलते हैं स्लिट S1 S2 बोल देते हैं। और हम क्या करते हैं, यहां एक सोर्स रखते हैं, कोई भी सोर्स, जिससे लाइट दोनों स्लिट के ऊपर डाली जाती है, इधर भी आती है तो इधर भी आती है। हाइगेंस प्रिंसिपल कहता है, हाइगेंस प्रिंसिपल कहता है कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये एक ही सोर्स के दो मतलब एक वेव फ्रंट के दो पॉइंट हैं। एक वेव फ्रंट होगा, एक पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल, उसके दो पॉइंट हैं। तो हाइगेंस प्रिंसिपल कहता है कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो एक पॉइंट सोर्स ये बन गया, एक पॉइंट सोर्स ये बन गया। तो ये जो S1 और S2 हैं, इनको हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स हो गए। इनको हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स हो गए। और जब दो कोहेरेंट सोर्स से निकली हुई लाइट किसी एक पॉइंट पे मिलती है, दो कोहेरेंट सोर्स से निकली हुई लाइट जब किसी एक पॉइंट पे मिलती है, तो वो इंटरफेरेंस शो करती है। क्या शो करती है, इंटरफेरेंस। मतलब यहां लाइट जो है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसी पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, किसी पे कम है, किसी पे जीरो है। अलग अलग इंटेंसिटी हम स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां से लाइट आएगी और यहां से लाइट आएगी। अब यहां पे कुछ सेटअप पे कुछ कंडीशंस हम लेते हैं। देखो, ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, इन दोनों के बीच की सेपरेशन। और जो दो स्लिट कट की हैं, इन दोनों स्लिट के बीच की सेपरेशन है स्मॉल डी। स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, दोनों स्लिट के बीच की सेपरेशन स्मॉल डी हो गया। तो बेटा, यदि कोई स्क्रीन पर एक पॉइंट लेता हूं y हाइट पर, सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से y हाइट पर कोई पॉइंट लेता हूं, तो इस पॉइंट पर इन दोनों सोर्स से जो लाइट पहुंच रही है, उनका पाथ डिफरेंस। बेटा, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए प्रॉपर मेथड तो यह है कि यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होती है, तो ये जो लेंथ होता है, इसको हम पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बोलते हैं। पर तुम सीधा फॉर्मूला याद रखो पाथ डिफरेंस का, इन दोनों का पाथ डिफरेंस स्क्रीन के ऊपर किसी y डिस्टेंस पे जो होता है, डेल्टा एक्स, ये होता है स्मॉल डी y बाई कैपिटल डी, ये होता है। सीधा याद रख लो रिजल्ट। पाथ डिफरेंस जो होता है dy बाई डी होता है, dy बाई डी। याद रखो तो मर्जी है तुम्हारी, अदरवाइज जो आगे फॉर्मूला आएगा वो ज्यादा काम आएगा, फ्रिंज विड्थ वाला। अभी तो ये डेल्टा एक्स है कि भाई यहां से जो लाइट पहुंच रही है, इन दोनों के पाथ लेंथ का जो डिफरेंस है वो ये आता है। लेकिन इसकी कंडीशन जरूर याद रखना, ये तब ही वैलिड है जब कैपिटल डी इज मच मच लार्जर देन स्मॉल डी। पहली बात तो ये जो कैपिटल डी है, ये वाली डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में बहुत बड़ी है। ये नॉर्मली होती है कुछ mm में, और ये होती है मीटर में, mm में। तो ये फॉर्मूला केवल तब ही वैलिड है जब स्मॉल डी बहुत छोटा है। दूसरी बात, ये जो y है, y इज ऑल्सो स्मॉल, y की जो वैल्यू है कैपिटल डी, y से भी बहुत बड़ा होता है, मतलब ये y भी बहुत छोटा होता है। स्क्रीन पर जो डिस्टेंस लेते हैं, ये भी छोटी डिस्टेंस लेते हैं। ये डिस्टेंस इसके ऑर्डर की होती है, स्मॉल डी के ऑर्डर की, तब जाके ये dy बाई डी फॉर्मूला लगता है। तो इंटरफेरेंस का कंसेप्ट कहता है कि यदि तुम्हें मैक्सिमा चाहिए, इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो मैक्सिमा के लिए तो इस डेल्टा एक्स को एन लैम्डा के बराबर कर देते हैं और डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पे रख देते हैं। तो यहां से डी वाई बाई कैपिटल डी आएगा एन लैम्डा। तो यहां से y की जो पोजीशन आ जाएगी वो आएगी एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये आती है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। जितने भी मैक्सिमा स्क्रीन पर बनेंगे उन सब की पोजीशन है। और यहां बेटा दो ये n है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 ऐसे। 0 का मतलब सेंट्रल मैक्सिमा होता है,
जीरो का मतलब सेंट्रल मैक्सिमा होता है। ऐसे ही मिनिमा की बात करूं, फॉर मिनिमा की बात करूं तो डेल्टा एक्स जो है इसको ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 लिखते हैं, लैम्डा बाई 2 का ओड मल्टीपल। ओड नंबर को दिखाने का तरीका है 2n-1। ये परेशान मत होना सर ये क्या आ गया 2n-1, अरे ये ओड नंबर दिखा रहा है, इसकी वैल्यू या तो 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7। इस ओवरऑल 2n-1 की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरीके से होगी ओड नंबर। मतलब एक्चुअल में n की वैल्यू कुछ भी रखो तुम, इंटीजर कोई भी इंटीजर रखो, ये हमेशा ओड आएगा। तो यहां से इसको जब डी वाई बाई कैपिटल डी को इसके बराबर करोगे 2n-1 लैम्डा बाई 2 के, तो यहां से जो y आएगा ये आएगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। दिस इज पोजीशन ऑफ मिनिमा, दिस इज पोजीशन ऑफ मिनिमा। मैक्सिमा का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है बेटा, जब दोनों वेव जो हैं जो ट्रेवल करके एक पॉइंट पे मिल रही हैं, यदि उन दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस वेवलेंथ के मल्टीपल का है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऐसे, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्लियर? तो देखो ओवरऑल फाइनली हमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कुछ ऐसा मिलता है और ये ही हमें याद रखना है। जो फाइनल इंटरफेरेंस पैटर्न जो हमें स्क्रीन पर मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है y इज इक्वल टू 0, यहां इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी और फिर मिनिमम मैक्सिमम इस तरीके की इंटेंसिटी हमें मिलेगी। ऐसा ग्राफ हमें इंटेंसिटी का वेरिएशन मिलेगा। ये इंटेंसिटी का वेरिएशन, ये इधर क्या दिखाया मैंने इंटेंसिटी, ये है मैक्सिमा, ये है मैक्सिमा और ये है मिनिमा, ये फिर मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, ये जो मिनिमा है ये फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, पहला मिनिमा आता है, सेंटर से ऊपर चलते हैं, ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है। ठीक है, फिर पहला मैक्सिमा पहले मिनिमा के बाद, फिर दूसरा मिनिमा आएगा, पहले आएगा मिनिमा, फिर दूसरा मैक्सिमा आएगा, फिर दूसरा मैक्सिमा आएगा। सेम ऐसे ही नीचे जाओगे सेंटर से नीचे तो पहला मिनिमा आएगा, पहला मिनिमा आएगा और फिर उसके बाद पहला मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, फिर दूसरा मिनिमा आएगा। ऐसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे ऐसे ही नीचे चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये रिजल्ट ध्यान रखना है जो मैं बताने वाला हूं। मिनिमम डिस्टेंस, या मैं कहूं मिनिमम की बजाय ऐसे याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, मतलब पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, पास वाले। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा जो है वो बीटा के बराबर होता है, इसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये याद रखो, लैम्डा वेवलेंथ है, कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है और स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच की सेपरेशन है। ठीक है, ये है दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस। सेम ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा, मैक्सिमा की जगह मिनिमा है तो भी डिस्टेंस ये ही आती है, तो भी डिस्टेंस ये ही आती है मिनिमा, दो मिनिमा के बीच की डिस्टेंस भी यही आएगी। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा एंड मिनिमा, या कहूं
नियरेस्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक मैक्सिमा और उसके जस्ट पास मिनिमा जो है उसके बीच की डिस्टेंस बीटा बाई 2 होती है, लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। मतलब ये जो डिस्टेंस है पहले मैक्सिमा और जीरोथ मैक्सिमा में बीटा है, फिर ये जो डिस्टेंस है फिर बीटा है। ऐसे ही दो मिनिमा के बीच की डिस्टेंस देखोगे, सेकंड मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी बीटा है, और बीटा को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। बीटा को क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। यहां बीटा जो है इसको फ्रिंज विड्थ बोला जाता है, फ्रिंज विड्थ। मतलब एक पूरी फ्रिंज जो होती है वो ये होती है, जैसे पहले मिनिमा से दूसरे मिनिमा, ये एक फ्रिंज है, एक फ्रिंज ये है, एक फ्रिंज ये है, एक फ्रिंज ये, एक फ्रिंज बोलते हैं कि दो मिनिमा के बीच का जो रीजन है उसको फ्रिंज बोलते हैं, और उसकी फ्रिंज विड्थ जो है ये होती है, और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। एक होता है थीटा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये क्या होता है? जैसे देखो बेटा, ये सामने हमारी स्लिट थी, ये सामने हमारी क्या थी? स्लिट थी। तो स्लिट के सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगी, स्लिट के सेंटर से यदि कोई भी एक मैक्सिमा को मिला हो, जैसे एक पॉइंट ये है, एक इसको मिलाया और एक इसको मिलाया, ये वाला जो एंगल आएगा, एक मैक्सिमा का जो लेंथ है, कोई भी बीटा लेंथ ले लो, स्क्रीन पे कोई भी बीटा लेंथ लोगे, उस बीटा को यहां मिलाते हो तो इसे बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। मतलब स्क्रीन पर जो बीटा लेंथ है, मैं यहां से सेंटर से देख रहा हूं, तो जो एंगल बन रही है ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है उस लेंथ का यहां पे, इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है? तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू है थीटा, वो होती है बीटा अपॉन कैपिटल डी, बीटा बाई कैपिटल डी। तो ये थीटा का सीधा ही फॉर्मूला याद रखो, बीटा बाई कैपिटल डी करोगे तो लैम्डा बाई डी आएगा, लैम्डा बाई डी। तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ का कंसेप्ट याद रखना है सभी को, सभी को, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का। ठीक है? और ये ही काम आता है ज्यादा अपने। जैसे देखो क्वेश्चंस जो पूछे हुए हैं, जैसे ये वाला देखो 2023 में पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला एक YDSC एक्सपेरिमेंट है जिसमें दो स्टेटमेंट दिखा रखे हैं, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो और देखो कि क्या कहना चाह रहे हैं। चलो चलो, जो फॉर्मूला बताया वो बताया ही, इससे सोल्व करो। बताओ। स्टेटमेंट 1 कहता है इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन स्लिट, स्क्रीन जो है प्लेन ऑफ स्लिट से दूर ले जा रहे हैं, ये प्लेन ऑफ स्लिट है और ये स्क्रीन है, इनके बीच की डिस्टेंस है d। यदि इसे दूर ले जा रहे हैं मतलब कैपिटल D बढ़ा रहे हैं, कैपिटल D क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस मतलब थीटा, थीटा होता है लैम्डा बाई स्मॉल डी। ना हम वेवलेंथ चेंज कर रहे, ना हम डी चेंज कर रहे, स्मॉल डी भी उतना ही है, ये स्मॉल डी में कोई चेंज नहीं कर रहे, बस स्क्रीन को दूर ले जा रहे। तो स्क्रीन को दूर ले जाएंगे तो थीटा में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा थीटा। बीटा चेंज होगा, बीटा में कैपिटल डी भी आता है, वो चेंज होगा, बट थीटा चेंज नहीं होगा। तो रिमेन्स कांस्टेंट, सही बोल रहा है, कांस्टेंट रहेगा, सही बोल रहा है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ये जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है कि एक ऐसा सोर्स जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट निकालता है, कोई पर्टिकुलर, जैसे रेड मतलब एक पर्टिकुलर रेड की वेवलेंथ, ब्लू मतलब पर्टिकुलर ब्लू कलर की वेवलेंथ, ऐसे सोर्स को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स, एक ही वेवलेंथ की लाइट निकालता है। तो एक सोर्स को दूसरे सोर्स से रिप्लेस कर दिया, मतलब अब कोई दूसरा वेवलेंथ निकाल रहा है, रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ा दिया। यदि वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो थीटा चेंज होगा, बढ़ेगा। द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस डिक्रीजेज,
लैम्बडा बढ़ाएंगे तो थीटा तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा भाई, इंक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा। लैम्बडा बढ़ाएंगे तो थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यहां बोल रहा है डिक्रीज, ये गलत बोल रहा है, इंक्रीज होगा। लैम्बडा बढ़ाएंगे तो थीटा भी इंक्रीज होगा। द लाइट अबव द स्टूडेंट चूज द करेक्ट, पहला सही है, दूसरा गलत है। वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, डी आंसर, डी आंसर हो गया। वन करेक्ट है और टू इनकरेक्ट है, देखो वन करेक्ट है और टू इनकरेक्ट है, हो गया, सिर्फ इस फॉर्मूले से हो गया। तो एक तो बीटा का फॉर्मूला, एक थीटा का फॉर्मूला। ऐसे देखो यहां पे 2022 में देखो एक क्वेश्चन पूछा, देखो ये क्या कह रहा है, एक छोटी सी बात बताता हूं, याद रखना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ चेंज होती है। क्या चेंज होती है, वेवलेंथ। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम के अंदर उसकी जो वेवलेंथ है, एयर की वेवलेंथ का या वैक्यूम की वेवलेंथ का 1/μ टाइम्स हो जाती है, 1/μ टाइम्स। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम के अंदर वेवलेंथ एयर की वेवलेंथ का 1/μ टाइम्स होती है। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, एक एक्सपेरिमेंट में एक स्टूडेंट ने 8 फ्रिंज एक सर्टेन सेगमेंट में, स्क्रीन का कोई एक छोटा सा पोर्शन है जिसमें 8 फ्रिंजेस उसने काउंट की, ठीक है। वेवलेंथ कितना है, 600। अब बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, अच्छा इसने तो मीडियम भी चेंज नहीं किया, लो भाई, लो भाई, इसने तो मीडियम भी चेंज नहीं किया, ये लो भाई, ये तो और भी बढ़िया बात है, ये तो और भी बढ़िया बात है, आगे काम आएगा फिर ये फॉर्मूला। मैंने सोचा मीडियम चेंज करने वाला है, ला भाई मीडियम भी चेंज नहीं कर रहा, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ। तो इसमें तो बस अलग वेवलेंथ यूज कर रहा है, तो कितने फ्रिंजेस होंगे, हम कहेंगे भाई जो भी लेंथ है उस स्क्रीन की, जैसे ये स्क्रीन है, ये कोई पर्टिकुलर लेंथ है, पहले इसमें 8 बीटा, ये जो लेंथ है पहले 8 बीटा 1 के बराबर थी, 8 मैक्सिमा, 8 फ्रिंज, एक फ्रिंज होती है बीटा लेंथ की, तो 8 फ्रिंज 8 बीटा लेंथ की होगी, इतनी ऑब्जर्व की। और बाद में इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट 400 हो गया, द नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हो जाएंगे, मैंने कहा n हो जाएंगी, n, और ये बीटा बीटा 2 हो जाएगा। ये वेवलेंथ चेंज कर रहा है तो वेवलेंथ चेंज कर देंगे, कभी मीडियम भी चेंज कर सकता है। अगले बार हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए जिसमें कहेगा कि भाई एयर के अंदर पहले जो वेवलेंथ बन रही थी वो इतनी थी, अब मीडियम में डुबो दिया, अब कितनी होंगी, उतने ही लेंथ में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इसने यहां वेवलेंथ चेंज किया है, वो कहेगा वेवलेंथ सेम है लेकिन मीडियम में रख दिया इसको, तो अब इतने रीजन में कितने बनेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 8 बीटा 1 n बीटा 2 के बराबर, 8 क्या आएगा, 8 बीटा 1 क्या आएगा, लैम्डा 1 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, n निकालना है, लैम्डा लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये तो चेंज नहीं किए ना, ये तो चेंज नहीं किए ना, तो 8 गुना लैम्डा 1 है 600, n इंटू लैम्डा 2 है 400, देखो नैनोमीटर दोनों तरफ से कट जाएगा, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, 2 जीरो कट गए, तो n आ गया 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 12 मैक्सिमा बनेंगे, 12 मैक्सिमा बनेंगे। देखो देखो देखो, सिर्फ बीटा के फॉर्मूले से ये भी सोल्व हो गया, सिर्फ बीटा के फॉर्मूले से ये भी सोल्व हो गया, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने ही रखने चाहिए, जैसे बीटा का फॉर्मूला बहुत काम का है, इससे मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट थोड़े आसान हो जाते हैं। एक ये देखो 2020 के अंदर जो क्वेश्चन आया उसमें बोला इन YDSC इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स, सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स का क्या मतलब है, अरे जो दो स्लिट हैं उनके बीच की सेपरेशन, इसको चेंज कर रहा है। कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, मतलब d, तो ये d जो है इसको आधा कर रहा है, d/2, अच्छा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स डबल कर दिया, कैपिटल D को 2D कर रहा है, अच्छा। देन फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, अरे पहले बीटा था लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, अब बीटा डैश हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा ही है, कैपिटल D 2D हो गया, अपॉन स्मॉल d d/2 हो गया।
ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 4 और बचेगा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। मतलब कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ले भाई, ले भाई, देखो बहुत बड़े बड़ी बातें, बहुत डेप्थ में। जब देखो सिंपल सी बात है, जब बैच में पढ़ाया जाता है, जब प्रॉपर आपको एक एक चीज सिखाई जाती है, तो हर चीजें बतानी होती है। उसमें से बहुत सी चीजें कभी काम नहीं आनी होती, हमें पता है कि ये नहीं आएगी काम, लेकिन फिर भी यार एज ए सिलेबस का पार्ट हम पढ़ाते हैं कि इन केस कभी आ गया तो। लेकिन उस कभी के चक्कर में हम उसमें चैप्टर में इतना खो जाते हैं कि बेसिक चीजें याद नहीं रहती। तो मेरे यहां सेशन लेने का पूरा उद्देश्य यही है कि भाई हम चलो डेप्थ में तो पढ़ते ही रहते हैं, बैच में पढ़ा है, अभी आगे और पढ़ा देंगे डेप्थ में एक एक चीजें, लेकिन कभी ये चीजें भी तो होनी चाहिए ना कि यार लीस्ट, मतलब एटलीस्ट इतना तो याद होना ही चाहिए, वो वाली चीजें कि भाई ये तो याद रखना ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये काम आ रहा है। पूरा आपको इस सेशन में आपको सिखाने का पूरा उद्देश्य मेरा ये है कि हम बहुत सारे, वो कहते हैं ना, चौबेजी छब्बेजी बनने के चक्कर में दुब्बेजी ना बन जाए। वो कोशिश ये है कि एटलीस्ट हमें ये चीजें तो अच्छे से याद रखनी है, ये चीजें तो एटलीस्ट याद रखनी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि जो मैंने पढ़ा दिया बस यही है सिलेबस, ना भाई, मैं सिर्फ वो बातें बता रहा हूं जहां से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, वो वाली चीजें करवा रहा हूं। पहले मैं ये करवा रहा हूं, उसके बाद मैं एक एक चीजें प्रॉपर पूरा पढ़ाऊंगा दोबारा से। नीट के एग्जाम से पहले पूरा हम आपको दोबारा से पढ़ा देंगे, वो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये वाली चीजें मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है कि यार इस चैप्टर में सर ने बोला था ये वाले टॉपिक्स, एटलीस्ट आप पूरा ना कर रहे हो तो टॉपिक तो नोट कर ही लेना कि ये टॉपिक सर ने बताया था, और उसके मैंने एक प्रॉपर पीडीएफ बना के भी दिया था, वो तो नोट कर ही लेना। और वो खुद से ध्यान रखना है कि मैं इन फॉर्मूले को याद करके जाऊंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट 2 जो स्लिट्स हैं वो 2 mm अपार्ट है, मतलब स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो 2 mm है, ठीक है साहब। और जो लाइट यूज कर रहे हैं उनका वेवलेंथ है, एक का 12,000 एक का 10,000, 2 वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। At what minimum distance from the common central fringe on the screen 2 meter from the slit, कैपिटल D 2 मीटर है, will be a bright fringe from one interference pattern coincide with the bright fringe from the other। बोल रहा है कि देखो लैम्डा अलग अलग है, लैम्डा अलग है तो बीटा अलग होगा, लैम्डा अलग है तो बीटा अलग होगा। एक का बीटा, जिसका लैम्डा बड़ा है उसका बीटा बड़ा होगा, जिसका लैम्डा छोटा है उसका बीटा छोटा होगा। तो छोटे बीटे वाले बीटा जो जिसका होगा उसके जो फ्रिंजेज हैं वो सकड़ी सकड़ी होंगी, छोटी छोटी होंगी, और बड़े वाले की दूर दूर होंगी। तो जैसे ये छोटी एक फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज, तीसरी फ्रिंज, चौथी फ्रिंज, पांचवी फ्रिंज, ऐसे हैं। बड़े वाले की हो सकता है कि पहली फ्रिंज यहां तक जा रही है, फिर दूसरी इतना डिस्टेंस यहां तक जा रही है, फिर तीसरी, तो हो सकता है ना कोई ऐसे कंसाइड कर जाए। हो सकता है एक पर्टिकुलर लेंथ में जितने इसके मैक्सिमा बने हैं उससे ज्यादा इसके बन जाए, लेकिन मैक्सिमा, मतलब इसमें जितने इस पर्टिकुलर लेंथ में जितने इसके मैक्सिमा बने इसके भी उतने ही लेंथ में कुछ मैक्सिमा है। हो सकता है वो एक ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, पर ज्यादा है, पर मैक्सिमा ही है। पर्टिकुलर लेंथ में जैसे यहां सेंट्रल मैक्सिमा 7 बनेगा हमेशा, सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा सेंटर पे बनेगा। उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा बीटा डिस्टेंस पे बनता है, लेकिन जिसका बीटा कम होगा उसका नजदीक बन जाएगा, जिसका बीटा ज्यादा होगा उसका दूर बन जाएगा। लेकिन कोई ना कोई ऐसा दूसरा पॉइंट तो आ सकता है ना सेंट्रल मैक्सिमा की तरह, जहां दोनों के मैक्सिमा एक साथ बनेंगे। तो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं nth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 1 जो है ये बराबर लेंथ का है mth मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2। बराबर क्या है? लेंथ है, जितना लेंथ nth मैक्सिमा की है लैम्डा 1 का, mth, मेरे को नहीं पता n और m क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं। मैंने कहा कि दोनों के मैक्सिमा एक साथ बन गए दोबारा, एक तो सेंट्रल मैक्सिमा एक दोबारा एक साथ बन गए, तो इसके n बन चुके हैं। तो मैं कहूंगा n टाइम्स ऑफ बीटा 1 बराबर है m टाइम्स ऑफ बीटा 2।
तो बीटा वन तो क्या होगा, लैम्डा वन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये आएगा m टाइम्स ऑफ लैम्डा टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी स्मॉल डी कट जाएंगे, तो यहां से आएगा n इंटू लैम्डा वन m इंटू लैम्डा टू के बराबर है। n और m की वैल्यू पता कर लो। तो मैंने यहां से देखा कि n लैम्डा वन है 12,000, तो n इंटू 12,000 बराबर m इंटू 10,000। तो क्या कुछ ऐसी वैल्यूज मिल रही है जहां ये मैच कर रहा हो, 12,000 10,000 ये काट दो। 12 को कितने गुना करूं कि 10 के किसी एक गुना के बराबर हो जाए, मतलब 12 की टेबल कितनी बार बोलूं कि उसका जो नंबर है 10 की टेबल में मिल जाए। तो 12 दूनी 24 नहीं, 12 तेरह 36 नहीं, 12 चौक 48 नहीं, 12 पचू 60। हाँ 60 ऐसा है जो दोनों की टेबल में है, इसमें भी है इसमें भी है। मतलब यहां से n की वैल्यू यदि 5 होगी और m की वैल्यू 6 होगी तो बन जाएगा आंसर। आंसर तो n की वैल्यू 10 रखोगे और m की वैल्यू 12 रखोगे तो भी बन जाएगा। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। और n की वैल्यू 15 रखोगे और m की वैल्यू 18 रखोगे तो भी पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, लेकिन इसने पूछा है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस पे। तो मिनिमम डिस्टेंस पे तो यही होगा ना जो सबसे पहले बनेगा, ये होगा मिनिमम डिस्टेंस पे। मिनिमम डिस्टेंस पे बाकी भी बहुत सारे बनेंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार मैक्सिमम मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस पे ये वाले होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकाल देना है y इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा। हमें निकाल देना है y इज इक्वल टू फिफ्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा वन, फिफ्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा वन निकाल देना। तो क्या आ जाएगा y, 5 गुना लैम्डा वन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, आ जाएगा 5 गुना लैम्डा वन कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्या सोल्व कर सकते हो, लैम्डा वन दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है, स्मॉल डी दे रखा है, 5 पता है, y निकाल सकते हो, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आंसर। तो देखो ओवरऑल यूज बीटा का ही है, ओवरऑल यूज जो है वो बीटा का ही है। थोड़ा दिमाग जरूर लग रहा है, लेकिन बीटा का ही यूज से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। बस हमें ये देखना है कि दोनों के मैक्सिमा कंसाइड करने का मतलब है कि बीटा, एक बीटा का मल्टीपल दूसरे बीटा के मल्टीपल में हो जाएगा, तो मैक्सिमा कंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन ये देख लीजिए। देखो, in a double slit experiment when light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of first minima इतना था, और यदि एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा क्या होगा यदि एंटायर apparatus लिक्विड में। अब यहां काम आएगा, याद रखना लैम्डा जो होता है मीडियम के अंदर, वो लैम्डा इन एयर का 1/μ टाइम्स होता है, ये याद रखना फॉर्मूला। जब भी मीडियम में हम जाते हैं तो वेवलेंथ घट जाती है, एयर से मीडियम में लाइट जाती है तो वेवलेंथ घट जाती है। तो देखो एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है, एंगुलर विड्थ की बात कर रहा है, तो थीटा जो होता है ये होता है लैम्डा बाई डी। तो जब थीटा जो है ध्यान से देखो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि थीटा वन अपॉन थीटा टू जो है वो आएगा लैम्डा वन बाई लैम्डा टू। तो पहले तो ये कर रहा था एयर के अंदर, ठीक है, बाद में इसने मीडियम में रख दिया तो थीटा वन। तो एक बात बताओ, लैम्डा टू जो है वो आएगा लैम्डा वन का म्यू टाइम्स आ जाएगा बाद में। पहले लैम्डा वन क्या है एयर में, लैम्डा टू क्या है मीडियम में, तो मीडियम का वेवलेंथ क्या आ जाएगा पहले वाले वेवलेंथ का 1/μ टाइम्स। तो बताओ थीटा वन, हमें थीटा वन तो कितना है 0.2 डिग्री, थीटा टू निकालना है। लैम्डा वन कितना है लैम्डा वन, लैम्डा टू कितना है लैम्डा 1/μ, तो ये आ जाएगा लैम्डा वन कट के म्यू के बराबर। तो थीटा टू आ जाएगा 0.2 डिग्री बाई म्यू, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 डिग्री, और म्यू कितना है 4/3, तो ये आएगा 0.6 डिग्री बाई 4, तो 0.3 डिग्री बाई 2, 0.15 डिग्री।
0.15 डिग्री, ये लो आंसर। क्या किया, पहले देखो वेवलेंथ कुछ भी हो, मुझे लैम्बडा चेंज नहीं सॉरी, पहले कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, पहले 400 थी, अब कितनी हो जाएगी 400 बाई म्यू हो जाएगी। तो मैंने लैम्बडा मान लिया, पहले लैम्बडा था, मीडियम में रखेंगे तो लैम्बडा बाई म्यू हो जाएगी। तो मैंने कहा थीटा जो है लैम्बडा के प्रोपोर्शनल है, तो थीटा का जो रेशियो है लैम्बडा के रेशियो के बराबर करो, पहले का थीटा बाद का थीटा, पहले का लैम्बडा लैम्बडा 1, बाद का लैम्बडा लैम्बडा 1 बाई म्यू। सोल्व कर दिया, आंसर आ गया, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, यदि एयर से किसी मीडियम में जाते हैं तो वेवलेंथ लैम्बडा बाई म्यू हो जाता है, एयर की वेवलेंथ का 1 बाई म्यू टाइम्स। ठीक है, इसके बाद लास्ट पोर्शन जो अपना आता है यहां पे, वो आता है पोलराइजेशन। यहां से मतलब देखो वेव ऑप्टिक्स में 80% जो चांसेस हैं वो होते हैं वाईडीएससी से क्वेश्चन आने के, 80%। बट कुछ परसेंट चांसेस हैं पोलराइजेशन से आने के भी बचे हुए, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन से जो क्वेश्चन आता है उसको एक फिक्स एक ही चीज है जिसपे क्वेश्चन पूछता है पोलराइजेशन पे। तो वो देखो मैं अब बता देता हूं क्या चीजें हैं। पहले तो बात करते हैं पोलराइजेशन क्या है। जैसे हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें ओसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। यदि लाइट ऐसे चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ओसिलेट करेगी। लेकिन अब यार परपेंडिकुलर तो किधर भी हो सकता है ना, परपेंडिकुलर तो ये भी है और परपेंडिकुलर तो ये भी है। तो यदि लाइट अनपोलराइज होती है तो मतलब अनपोलराइज लाइट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे भी ओसिलेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे भी ओसिलेशन है, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। और पोलराइज करने का मतलब है कि इसके ओसिलेशन को बस एक प्लेन में रखते हैं, या तो ऐसे या ऐसे, एक प्लेन में रखते हैं, दूसरे वालों को खत्म कर देते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और ये किया, इसको करने के लिए कुछ पोलरोइड्स, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलरोइड, पोलरोइड्स। ये पोलरोइड्स क्या करते हैं, ये पोलरोइड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ओसिलेशन को तो जाने देते हैं और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले ओसिलेशन को खत्म कर देते हैं। तो ये जो ऐसे लाइन बना रखी है ये वो डायरेक्शन है जिधर के ओसिलेशंस ये अलाउ करेंगे जाने को और बाकी परपेंडिकुलर वाले खत्म कर देंगे। तो जब भी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज किया जाता है तो याद रखना यदि इसकी इंटेंसिटी आई नॉट होती है तो यहां जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी दैट विल बी आई नॉट बाई 2, आधी इंटेंसिटी। क्यों बेटा, आधे ओसिलेशन जो ऐसे वाले थे ये तो आगे आ गए और जो इधर के ओसिलेशन थे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो खत्म हो गए। कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि अच्छा अभी सर ने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशन खत्म कर देता है ना। ना ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आगे भी जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। अब जब वेव को इधर जाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है ऐसे ही ओसिलेट करे, अरे वो ऐसे भी तो ओसिलेट कर सकती है। तो एक अनपोलराइज लाइट का मतलब होता है कि कुछ ओसिलेशन ऐसे कुछ ओसिलेशन ऐसे, दोनों डायरेक्शन में इक्वली इंटेंसिटी होती है। तो आगे जो जा रही है एक ओसिलेशन, आगे ऐसे वाले ओसिलेशन जा रहे हैं, इधर वाले खत्म, तो जो इंटेंसिटी, जो ओसिलेशन खत्म हो गए उनकी इंटेंसिटी खत्म, तो आधा खत्म होगी आधा आगे निकल जाती है। ठीक है, इस फिनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लेकिन ये जो लाइट पोलराइज हुई है नहीं हुई है हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है। हम ऐसे देख के लाइट को बता नहीं सकते कि ये पोलराइज है या नहीं है। अब जैसे यहां रूम में जो लाइट है इसको देख के हम नहीं बता सकते कि ये पोलराइज है या नहीं है। इसको पता करने के लिए ऐसा ही एक पोलरोइड और इसके सामने रख के फिर पता किया जा सकता है। कैसे, देखो जैसे ये अनपोलराइज लाइट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ओसिलेशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में मिलेंगे। मतलब वेव इधर जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर ये जो प्लेन है
हर पॉसिबल डायरेक्शन में मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसके ओसिलेशंस को दिखाने का तरीका मैं ज्यादा अच्छे से ये यूज करता हूं, ये वाला, ये ऐसे ना यूज करके मैं बनाता हूं, उस तरीके से यूज करता हूं। मैं क्या करता हूं, बोलता हूं कि ओसिलेशंस जो हैं वो ये डॉट डॉट मतलब ऐसे, और दूसरा ये है ऐसे ओसिलेशन, ऐसे भी है ऐसे भी है, जो ये दिखा रखे, ये अनपोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट है। ओसिलेशन ऐसे भी है और परपेंडिकुलर, ऐसे भी है और परपेंडिकुलर, ये अनपोलराइज लाइट है। लेट सपोज इसकी इंटेंसिटी जो है आई नोट है, ठीक है। अब यदि देखो ये पोलराइज था, इंटेंसिटी आई नोट बाई 2 हो जाएगी। इंटेंसिटी पहली बार जब भी अनपोलराइज लाइट पहली बार जब भी पोलराइज्ड होगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो हो जाएगी आई नोट बाई 2, आई नोट बाई 2। यदि आगे जो पोलरॉइड यूज कर रहा हूं ये पोलरॉइड सेम इसके पैरेलल यूज कर लिया तो ये इंटेंसिटी एज इट इज लाइट आगे आ जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज लाइट आगे आ जाएगी। तो यहां तो वापस से पूरा का पूरा आई नोट बाई 2 देखने को मिलेगा। लेकिन यदि दूसरे जो पोलरॉइड है, इसको नाम दिया एनालाइजर क्योंकि एनालाइज करने का काम कर रहा है, यदि सीधा सीधा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो लाइट इसके लगाने पे है इसके हटाने पे भी उतना ही है। मतलब हुआ कि लाइट का एक्सिस जो है वो सेम है। अब इसको घुमा रहा हूं धीरे धीरे, दूसरे वाले पोलरॉइड को घुमा रहा हूं, घुमाते घुमाते लेट सपोज हम किसी एक्सिस पे आगे, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं अपने हिसाब से, ठीक है ना। ऐसे ऐसे समझो, ये हो गया। इसकी जो एक्सिस है ओरिजिनल वाले उसकी एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। लेट सपोज कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो यहां से आगे जो लाइट जाएगी, यहां से जो आगे लाइट जाएगी उसमें ये वाले ओसिलेशन, इधर वाले ओसिलेशन अलाउ होंगे। तो बेटा यहां जो फाइनली इंटेंसिटी हमें मिलेगी, ये जो इंटेंसिटी हमें मिलती है, इस इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू, जो पहले इंटेंसिटी थी आई नोट बाई 2 उसका कोस स्क्वायर थीटा टाइम्स होती है। पहले वाली इंटेंसिटी जो यहां पोलराइजेशन होने के बाद थी उसका कोस स्क्वायर थीटा टाइम्स होती है। थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ दीज टू पोलराइजर। ये पोलराइजर और एनालाइजर के बीच की, इसकी एक्सिस ऐसे तो दूसरे की एक्सिस इससे किसी एंगल पे है, तो इन दोनों एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसको थीटा बोला है। मतलब देखो जैसे पूरी एक बात कहानी ध्यान से सुनना, यहां अनपोलराइज लाइट है, मैं पहला पोलरॉइड रखता हूं, जैसे मान लो ये चश्मे का ग्लास, मान लो पोलराइजेशन का काम करता है, कोई भी ग्लास वगैरह जैसे चीजें होती हैं, जैसे सनलाइट सन ग्लासेस जो आते हैं, कुछ पोलराइज ग्लास आते हैं। तो जब हम अनपोलराइज लाइट को, सन को ऐसे देखेंगे तो इस चश्मे को कैसे भी घुमा लो तो सन हमें एज इट इज वैसा का वैसा दिखा देगा, इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वो ग्लास पोलराइज तो कर रहा है लेकिन सन की जो इंटेंसिटी है, सन से जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज थी। तो अनपोलराइज लाइट को तुम पोलराइजेशन से कैसे भी गुजार दो, ये आधी इंटेंसिटी बाहर निकालेगा, हमेशा आधी। लेकिन यदि एक के बाद दोबारा, अब जो पोलराइज लाइट है इसको दूसरे एनालाइजर से पास करें, दूसरे पोलरॉइड से पास किया जाए, तो अब इसको जब घुमाएंगे तो इस बार ऐसा नहीं मिलेगा, इस बार सेम इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। जैसे जैसे इसको घुमाएंगे इंटेंसिटी घटते 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 जीरो होगी, फिर वापस बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगी, फिर और घुमाओगे घटते घटते फिर जीरो होगी, फिर मैक्सिमम। मतलब पूरे एक रोटेशन में 2 बार ये जीरो हो जाएगी और 2 बार मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि इधर की लाइट पोलराइज थी। यदि ये घुमाने पर इंटेंसिटी में चेंजेस नहीं हो रहे हैं मतलब इसने पोलराइजेशन किया ही नहीं है, और यदि चेंजेस हो रहे हैं मतलब पोलराइजेशन तो हुआ है। और कम घुमाते घुमाते एक ऐसी पोजीशन मिलती है जहां इंटेंसिटी जीरो आती है, तो फिर मैं कहूंगा कि हां ये परफेक्टली पोलराइज, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट हो चुकी थी। ऐसे चेक किया जाता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है फाइनली जो लाइट हमें रिसीव होगी, पहले अनपोलराइज लाइट जब पोलराइज होगी तो आधा होगी हमेशा,
उसके बाद दोबारा किसी थीटा एंगल वाले पोलराइजेशन से पोलराइड से पास किया जाएगा, तो फिर इस इंटेंसिटी का कोस स्क्वायर थीटा इंटेंसिटी आगे मिलती है। और यदि थीटा 90 हो जाता है, मतलब ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो आगे इंटेंसिटी 0 मिलती है। ठीक है, क्लियर? ये तो हो गया पोलराइड को यूज करके पोलराइजेशन। ये तो एक आर्टिफिशियल मेथड हो गया कि हम एक कुछ चीज लगा करके लाइट को पोलराइज कर लें। एक नेचुरल फिनोमिना भी होता है पोलराइजेशन करने का। नेचुरल फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन के थ्रू। जब लाइट रेयर मीडियम में चलती हुई किसी डेंसर मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो यहां पर एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आता है जिसपे रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर एक एंगल पे ऐसा नहीं होगा। एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल आएगा जिस पे यदि लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड होती है। ऐसे एंगल को बोलते हैं ब्रेविस्टर एंगल। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? ब्रेविस्टर एंगल। आई जो है शुड बी इक्वल टू ब्रेविस्टर एंगल। ब्रेविस्टर एंगल, इस एंगल की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू। 10 इनवर्स म्यू, इस एंगल की वैल्यू होती है 10 इनवर्स म्यू। एयर में चल रही थी, एयर में चलते हुए ये इस मीडियम पे इंसिडेंट हुई है। एयर में चलते हुए ये इस म्यू रिफ्रैक्टिव मीडियम के ऊपर इंसिडेंट हुई है, तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वैल्यू 10 इनवर्स म्यू के बराबर है, मतलब 10I की वैल्यू म्यू के बराबर है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ये प्लेन पोलराइज लाइट होती है। याद रखना, सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज होती है। जो ये आगे अंदर निकल गई, ये कुछ पोलराइजेशन होगा इसका, लेकिन पूरा नहीं, पार्शियली पोलराइज्ड होगी। दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड, बट दिस इज 100% पोलराइज्ड लाइट। और इसमें जो पोलराइजेशन है, देखो इसमें ओसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के दो तरीके से मिलेंगे, एक इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, एक इसके प्लेन के अंदर। ऐसे ऐसे दो ओसिलेशन यहां देखने को मिलेंगे, या तो प्लेन के अंदर या प्लेन के परपेंडिकुलर। ऐसे ओसिलेशंस हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन जब यहां से जाएगी तो सिर्फ परपेंडिकुलर वाले ओसिलेशन बच जाएंगे, इस प्लेन वाले ओसिलेशन खत्म हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू इंसिडेंस प्लेन जो है ये आगे जाएगा। ये भी याद रखना। कौन से ओसिलेशन बचेंगे? इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले ओसिलेशन बचेंगे, इस प्लेन वाले ओसिलेशन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? बोलो 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 बोलो। और ऐसा कब होगा? ब्रेविस्टर एंगल पे। इस एंगल की खासियत क्या होती है? इस एंगल की खासियत यह होती है कि इस एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये एंगल 90 डिग्री होता है। इस वाले एंगल पर ये जो एंगल है 90 डिग्री हो जाता है। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट, एक रिफ्लेक्ट होके गई और एक रिफ्रैक्ट होके अंदर गई, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। क्लियर? क्लियर? इस एंगल को ब्रेविस्टर एंगल बोलते हैं और यहां रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज लाइट होती है। चलिए आ जाओ, क्वेश्चंस देख लो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन 2024 में ही आया। अभी क्या बोला? अनपोलराइज्ड लाइट को एक ग्लास सरफेस पे ब्रेविस्टर एंगल पे उतारा गया तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाएगी। बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड? नो, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। बस चलो, जिसने सीधा पढ़ के गया था उसको 4 नंबर तुरंत मिले होंगे, तुरंत टिक किया होगा। ठीक है, इससे आते हैं क्वेश्चन। एक और देखो 2020 में ये अच्छा था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पूछ रहे, थोड़ा सा बोला कि ब्रेविस्टर एंगल इनमें से किस रेंज में लाई करेगा। अब जिसको पता है कि ब्रेविस्टर एंगल के लिए 10I की वैल्यू म्यू के बराबर होती है, अब इतना तो कॉमन सेंस होगा ना कि म्यू हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। एक तो
फ्री स्पेस के लिए होता है। किसी भी मीडियम में यदि इंसिडेंट करोगे तो एक से तो बड़ा ही होगा। यदि एक से बड़ा होगा मतलब यदि तुम चाहते हो कि म्यू एक से बड़ा है तो मतलब 10i एक से बड़ा है। और 10i एक से बड़ा, 10i एक कब होता है? 45 पर, मतलब i जो है 45 से बड़ा होना चाहिए। और इंसिडेंस एंगल 90 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकता, तो 45 से 90 के बीच में होगा। ये लो, इतनी सी बात पता होनी चाहिए थी, इतनी सी बात पता होनी चाहिए थी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये जो 4 टॉपिक मैंने आज बताए हैं, ईएम वेव की प्रॉपर्टीज, नोट कर लो, अभी साइड में कहीं लिख लिया करो। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। एक तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक, तो क्या ही बोलो, एक फॉर्मूला है और याद रखना है कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम होते हैं। दूसरा, वाईडीएससी में फ्रिंज विड्थ का यूज बहुत जरूरी है, तो वाईडीएससी एक से क्वेश्चन आएगा और कुछ चांसेस हैं कि पोलराइजेशन से आ जाए, और पोलराइजेशन में ब्रेविस्टर एंगल हमें याद रखना है। बस इतना ही।